गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th ज्योग्राफी में हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति वाला जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर 5, आज हम उसी में पढ़ेंगे वन संरक्षण के बारे में कि वन संरक्षण, वनों को कैसे बचाया जा सकता है, किस प्रकार से हम वन संरक्षण के उपाय अपना सकते हैं। तो उससे संबंधित आज बात कर। तो वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ, यानी वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। यानी पर्यावरण से क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति फलती फूलती है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ पहुँचाएं। तो वनों से क्या होता है, वन हमें आर्थिक और सामाजिक, वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के लाभ समाज को प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में अपन बात करें कि प्रत्यक्ष लाभ कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ वो होते हैं जैसे हम वनों से क्या करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे प्रत्यक्ष लाभ हो गया। वनों से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये अप्रत्यक्ष लाभ हो गया, यानी इसको हम देख नहीं सकते। यानी ऐसे जो लाभ जिससे वनों से हमें होते हैं, जैसे अपने को वनों से जलवायु प्राप्त होती है, या वनों से क्या होता है, मौसम, जो मानव अनुकूल मौसम प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जिसको अपन देख सकते हैं वो तो क्या होता है प्रत्यक्ष, जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको हम छू नहीं सकते वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष लाभ। तो ये हमारे समाज को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव के विकास में वनों का महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए मानी जाती है कि वनों से क्या होता है, मानव जन्म लेता है तब से लेकर प्राकृतिक जो चीज़ें होती है या वन जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। फलस्वरूप भारत सरकार ने क्या किया, पूरे देश के लिए एक वन नीति संरक्षण एक कानून बनाया। वो कब बनाया, 1952 में एक वन नीति बनाई, और उस वन नीति के तहत किस प्रकार से हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं ये चीज़ इसमें दर्शाई गई। और इसमें 1988 में एक संशोधन किया गया, यानी वनों को बचाने से संबंधित एक संशोधन। तो वन नीति का निर्माण 1952 में और उसमें संशोधन 88 में किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार का क्या ध्येय था, सतत पोषणीय वन, यानी सतत पोषणीय वन, बिना पर्यावरण को या प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचाए मानव द्वारा अपना विकास किया जाए। तो सतत पोषणीय वनों के अंतर्गत प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। यानी इसी का एक उद्देश्य क्या था, वनों को बचाना। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। अब इसमें यह ध्यान रखा गया कि जैसे अपन बात करें कि ये जंगल कोई वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र के आसपास निवास रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको इस वनों का लाभ भी प्राप्त हो। यानी जैसे सूखी लकड़ी है वो प्राप्त कर सकते हैं, उनको इस चीज़ की छूट दी गई। लेकिन वो हरे वृक्षों को काट नहीं सकते, या हरे वृक्ष काटते हैं अपने फायदे के लिए, तो उसके स्थान पर अन्य एक वृक्ष या दो वृक्ष लगाए जाए, जिससे क्या होगा, वो वन यथास्थिति बने रहेंगे। इस प्रकार का सरकार द्वारा कानून बनाया गया जिसमें दोनों ही, यानी व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो और वनों का संरक्षण भी हो सके। इस वन नीति के कुछ उद्देश्य थे। तो देश में इस वन नीति का पहला उद्देश्य था, देश में 33% भाग पर वनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा करके देश के 33% भाग पर वनों का उपलब्ध होना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से कितना है, 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी के असंतुलित क्षेत्रों में जहाँ पर वनों की कमी है उन क्षेत्रों में वनों को और बढ़ावा देना। देश की प्राकृतिक धरोहर जैव विविधता, यानी हमारी जो जैव विविधता है वो जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमारे यहाँ कई प्रजातियों के प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती थी, आज धीरे धीरे वो वनस्पति नष्ट हो गए, बहुत सारे जीव नष्ट हो गए। इस प्रकार से इस जैव विविधता को बचाए रखना, आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना, मृदा अपरदन को रोकना, मरुस्थलीकरण जो लगातार हो रहा है उसको रोकना, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण स्थापित करना। ये सारे जो उद्देश्य थे वो किसके थे, जो वन प्रबंधन जो नीति बनाई गई थी 1952 में, इसमें संशोधन किया गया था, इसके उद्देश्य थे ये। इसके अलावा निम्नलिखित, यानी जो ऐसी भूमि जिस पर उपजाऊ या पैदावार नहीं होती, ऐसी भूमि पर वनों को लगा करके, वन रोपण करके वहाँ के क्षेत्र को वन आवरण के रूप में परिवर्तित करना। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, जो हम ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं उनके स्थान पर अन्य जैसे गैस का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से ऐसे तरीकों के बारे में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना, यह इनका मुख्य उद्देश्य था। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चला करके व्यक्तियों को, ग्रामीण क्षेत्र के या वनों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को और ज़्यादा जागरूक बनाना।
जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। तो महिलाओं के शामिल होने से क्या होगा, ईंधन के रूप में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तो उनको जागरूकता उसमें उत्पन्न की जाएगी, जिससे क्या होगा, ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जाए। इन वन संरक्षण नीति के अंतर्गत इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कि सामाजिक वानिकी जो है एक सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से वनों का संरक्षण हम करते हैं या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है पर्यावरणीय व सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा, ऊसर भूमि पर वनारोपण। इसका अर्थ सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास। पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास, इन शब्दों से सामाजिक वानिकी का निर्माण होता है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वनों का प्रबंध का अर्थ होता है वनों की सुरक्षा प्रदान करना। वनों का प्रबंध, एक पेड़ काटने पर एक वृक्ष लगाना, साथ ही साथ वनों को सुरक्षा प्रदान करना और ऊसर भूमि यानी जो अनुपजाऊ भूमि है उस अनुपजाऊ भूमि पर वन लगाना, ऊसर भूमि का सदुपयोग, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे वन सामाजिक वानिकी के। राष्ट्रीय कृषि आयोग जिसने क्या किया 1976 से 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार कृषि आयोग सामाजिक वानिकी को इसने क्या किया 3 भागों में। नंबर 1 शहरी वानिकी, शहरी क्षेत्रों में जो वन है उनको बचाने से संबंधित शहरी वानिकी, शहरों में वनों का प्रतिशत बढ़ाना। दूसरे नंबर पे ग्रामीण वानिकी, ग्रामीण क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत बढ़ाना। और तीसरे नंबर पर दिया है कि फार्म हाउसों के माध्यम से फार्म वानिकी, फार्म हाउस के माध्यम से वनों का प्रतिशत बढ़ाना। तो ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया है। शहरों और उसके आसपास निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी पार्क। अब शहरों में क्या होता है, जैसे सड़कों के किनारे लंबी चौड़ी पट्टियों में क्या रूप में हम क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। उसी प्रकार जो पार्क होते हैं उन पार्कों में प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा देना। सड़कों के साथ साथ जगह औद्योगिक क्षेत्र जो है, जैसे जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पोल्यूशन है तो उसके आसपास वनों का प्रतिशत बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उसका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो शहरी वानिकी में क्या किया जाता है, सड़कों, पार्कों, इन क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पार्क जो होते हैं या व्यापारिक स्थान जो होते हैं उन क्षेत्रों पर वनों का प्रतिशत बढ़ाना, ये शहरी वानिकी का मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी, कृषि जो है हम खेतों में जो कृषि करते हैं उसके आसपास वन श्रृंखलाबद्ध रूप में वन लगाना, जिससे मृदा अपरदन भी रुकेगा और वनों का प्रतिशत भी बढ़ेगा। समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कृषि योग्य या बंजर भूमि पर पेड़ लगाना। कृषि योग्य जो भूमि है उस पर भी क्या करना, इस तरीके से पेड़ लगाना कि हम कृषि भी कर सके और वन भी लगा सके। फसलें एक साथ लगाना, इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती। वानिकी यानी वन भी लगाना, ऐसी कृषि करना जिससे क्या होता है, जैसे इमारत लकड़ी प्राप्त करने के लिए हम खेतों में वन लगा दें तो वनों से लाभ भी प्राप्त हो सके और हमारे खेती का कार्य भी हो सके। तो दोनों कार्य एक साथ करना, जिसमें खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि, जैसे सरकारी जो भूमि होती है, जैसे चरागाह भूमि हो गई, मंदिर भूमि हो गई, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के सहारे, विद्यालयों में पेड़ लगा, ऐसे क्षेत्र जो सरकारी रूप से भूमि है उन सरकारी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाना। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को, अब इसका फायदा क्या होगा कि आसपास निवास करने वाले पूरे समुदाय को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना का एक उद्देश्य था भूमि विहीन लोगों को, भूमि विहीन जिनके पास भूमि नहीं है तो ऐसे लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना। अब मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को चरागाह भूमि में क्या है, वन लगाना और उनको कार्य भी मिल जाता है और उनका खर्चा भी चल जाए और उनको रोजगार भी मिल जाए। तो ऐसी चरागाह भूमि या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल की भूमि है उस पर वनों को लगाना और उनका संरक्षण करना, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी उनको दी जाए।
तो वनीकरण से जोड़ना, जिससे उन्हें वे लाभ भी पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये सारे कार्य करने के लिए हम किस प्रकार से, तो शहरी, ग्रामीण और फार्म। अब फार्म वही चीज़ें, भूमिहीन जो व्यक्ति होते हैं उन भूमिहीन व्यक्तियों को वनों से जोड़ना। अब वनों से जोड़ने का मतलब होता है जैसे कोई भी सार्वजनिक भूमि, इसके ऊपर पहले तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वन लगाएगा। अब इन वनों की देखभाल करना, प्रतिदिन इनको पानी पिलाना, तो सारी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों को दी जाए ताकि वन भी विकसित हो सके और उनको रोजगार भी मिल सके। लास्ट फार्म वानिकी की अपन जो बात कर रहे थे, तो फार्म वानिकी में किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले, व्यापारिक महत्व का अर्थ है जिससे किसान को इनकम भी प्राप्त हो, ऐसे वृक्ष, जैसे अपन बात करें सागवान। अब किसान क्या करे, सागवान के वृक्ष लगाए, तो सागवान की लकड़ी क्या होती है, काफ़ी महंगी जाती है। तो ऐसे वृक्ष लगा करके उन क्षेत्रों में वानिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है, या दूसरे पेड़ लगा सकते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क, अब इसके लिए क्या करता है वन विभाग, छोटे और मध्यम जो वर्ग के जो किसान हैं उन किसानों को निःशुल्क पौधे वितरण करता है ताकि वो अपने खेतों में लगाए और उससे व्यापार भी कर सके वो। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि, जैसे खेतों की मेड़ें, खेत की जो मेड़ होती है, दो खेतों के मध्य की जो मेड़ होती है उस मेड़ के ऊपर वृक्ष लगाना, चरागाह भूमि पर घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन पर वृक्ष लगाना, और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाने का कार्य फार्म वानिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो मुख्य रूप से फार्म वानिकी जो अपन पढ़ रहे थे कि शहरी, ग्रामीण और फार्म तीनों स्तर पर वनों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट आता है वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी को भी तो सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है कि अगर धीरे धीरे वन नष्ट होंगे तो हमारे वन्य प्राणी भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वनों को बढ़ावा मिलेगा तो साथ ही साथ वन्य प्राणियों का भी संरक्षण आवश्यक है। वन्य प्राणी, इनका भी संरक्षण हमें करना पड़ेगा। आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु, पशु पक्षी दोनों को देखे होंगे। हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ पर शेर भी देखते हैं, चिड़िया भी देखते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी देखते हैं। अब वो उनको हम पिंजरे में कैद करके क्यों रखते हैं? क्योंकि आज धीरे धीरे हमारे वन नष्ट होते जा रहे हैं। अब वो वहाँ पर नहीं रखेंगे तो बाहर तो क्या हो जाएंगे, वैसे मर जाएंगे वो। तो ये जो वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है, अगर वो जीव एक बार समाप्त हो गए तो ऐसे जीव दोबारा अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। ये अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। संपूर्ण विश्व में जितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसकी 4 से 5% वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भारत में। संपूर्ण विश्व में जितनी प्राकृतिक वनस्पति है उसका 4-5% इतने प्रकार की वनस्पति भारत में देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या होती जा रही है? नष्ट होती जा रही है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाने का कारण, तभी तो भारत के बारे में कहा जाती है अनेकता में एकता, यानी अनेक, हर चीज़ में यहाँ पर अनेकता मिलती है। आप धरातल के रूप में अगर देखते हो तो हमारा जो धरातल है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, हर प्रकार की धरातली विभिन्नता देखने को मिलती है। वनों में देखते हैं तो वनों में अनेक प्रकार के वन देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के वन यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर समाज की बात करें तो अलग अलग प्रकार के समाज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जलवायु की बात करें तो हर प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को, हर प्रकार, हर क्षेत्र के अंदर भारत में क्या है? विविधता देखने को मिलती है। इसलिए क्या कहा जाता है? भारत को विविधताओं का देश। क्या कहा जाता है? भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। और इसी विविधता को हम क्या मानते हैं? अपना मंत्र मानते कि विविधता में एकता। इतनी विविधता होते हुए भी हम भारतवासी एक है, हम एक ही बात कहते हैं कि हम भारतीय हैं। बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट, अलग अलग प्रकार की जलवायु होने के कारण अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। अलग अलग उस क्षेत्रों में निवास करने वाले जो जीव है वो भी अलग, जिन्हें हमने युगों से संरक्षित कर रखा है। कई पिछले हजारों वर्षों से उनको हमने बचाते हुए आगे बढ़ाया है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई? काफ़ी मात्रा में कम होती चली गई। कुछ जैव प्रजातियां तो क्या हो गई? लुप्त होने के कगार पर, यानी धीरे धीरे केवल संपूर्ण भारत में भी अगर देखा जाए तो कुछ गिनी चुनी काउंटिंग के रूप में शेष रह गई है। आने वाले समय में वो भी नष्ट हो जाएगी और नष्ट होने के बाद वो एक प्रजाति हमारी कम हो जाएगी। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण, किस प्रकार से वन्य प्राणी कम होते जा रहे हैं? तो सबसे पहला कारण है, और आज लगातार हम क्या है, वनों को कम करते जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। अब वनों को काटेंगे और उनके स्थान पर उद्योग लगाएंगे तो जो जीव जंतु है वो कहाँ रहेंगे? तो उनके निवास स्थान, उनका आवास है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हो गई है, यानी वनों को हम लगातार तेजी से के साथ क्या करते जा रहे हैं? नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसके कारण हमारे जो
विभिन्न प्रजातियों वाले जीव जंतु है वो धीरे धीरे क्या है, अनेक प्रकार की प्रजातियों वाले प्राकृतिक वनस्पति वो नष्ट होते जा रहे हैं। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीन से क्या कर इन हम खेती करने के लिए क्या करते हैं, वनों को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा गांव बसाने के लिए वनों को नष्ट कर देते, सड़कें बनाने के लिए वन नष्ट करते, खदान, अब कई बार क्या होता है खनिज निकालने के लिए आसपास के क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, वनों को नष्ट कर देते। कई बार हम जलाशयों के रूप में बड़े बड़े बांध बनाते हैं, उस बांध में आने वाली जो जितनी वनस्पति होती है वो सारी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ज़मीन से वनों को साफ कर दिया जाता है, जिसके कारण आज हमारी जैव विविधता खतरे में दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए क्या किया, वनों को काट करके उस क्षेत्र को ही बंजर वनों के रूप में देखने को मिलते, तो उन्होंने वनों से पेड़ काटे और वनों पर लगातार दबाव बढ़ा। अब कोई व्यक्ति अगर वनों से लकड़ी काटता है या कोई पेड़ को काटता है, उसके स्थान पर यदि वो वन लगा दे तो वो वनों की पूर्ति वैसे ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। पालतू पशुओं को हम कई बार ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं। चरागाह भूमि की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। रजवाड़े संप्रभात वर्ग ने शिकार को एक बना रखा है, खेल बना रखा है। रजवाड़े अभी वर्तमान में तो इस चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन प्राचीन काल में रजवाड़े जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो शिकार करने के लिए कहाँ पहुँचते थे, जंगल में, और जंगल में पहुँचते तो जंगल में बहुत सारे जीवों की हत्या करते, तो उनके लिए तो वो एक खेल था, वो शिकार क्या था, खेल। तो उस खेल में क्या करते थे, वो उस प्रकार की प्रजातियों को, इन जीवों को नष्ट करते जा रहे थे। एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को क्या किया जा रहा है, व्यापारिक महत्व, पशुओं की से चमड़ा प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए आज हमारे पशुओं को लगातार मारा जा रहा है। अब इससे क्या है, हमारी जो जैव प्रजाति है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। जंगलों में कई बार क्या होती है, ऑटोमेटिक ही भीषण आग लग जाती है, जिससे बहुत लंबी दूरी तक के वन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वन्य प्राणियों की प्रजातियां जो उसमें जलकर मर जाती है। अब जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं और ऐसे जंगलों में कई बार आग लग जाती है, तो उस आग में क्या होता है, वो जीव जंतु भी मारे गए और वो वनस्पति भी नष्ट हो गई। अब इस कारण से हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिकी पर्यटन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, फिर पिंजरे में कैद करके हम उनका संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार द्वारा इस प्रयास के लिए हमारी जैव विविधता को बचाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन से कानून बनाए, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो है वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।